सो आज हम लोग देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में 1.8 में अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स कन्वेंशंस एंड प्रिंसिपल्स पार्ट 3। सो ये लेक्चर आपका लेक्चर नंबर 15 है स्टूडेंट्स, और FYGC क्लास 11 महाराष्ट्र बोर्ड का कॉमर्स का है ये लेक्चर। सो जो है लेक्चर स्टार्ट करने के पहले जो लोग इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन जरूर से ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम सारे नोटिफिकेशंस न्यू नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलते रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 15। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने जो है ऑलरेडी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के अंदर जो है बिजनेस एंटिटी देख लिया है। देन उसके बाद जो है मनी मेजरमेंट हम लोगों ने पार्ट 1 पार्ट 2 में कवर किया। कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स, देन कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिया है हम लोगों ने। सो ये भी हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। आज हम लोग जो है 5th नंबर जो है आपका कंजर्वेटिज्म से स्टार्ट करेंगे। देन गोइंग कंसर्न के बारे में देखेंगे, देन रियलाइजेशंस, देन अक्रूअल, डुअल कॉन्सेप्ट्स, डिस्क्लोजर्स, मटेरियलिटी और मैचिंग कॉन्सेप्ट्स। सो ये सारे कॉन्सेप्ट जो है जब आप लोग अकाउंट्स सीखोगे, अकाउंट्स करोगे तो कहीं ना कहीं ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको सुनने में मालूम पड़े, सुनने में दिखाई देगा आपको। कहीं ना कहीं ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको जो है आएंगे ही आएंगे। उस समय जो है आपका बेस जो है अच्छा होना चाहिए कि ये सब का मतलब क्या होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स का पार्ट 3। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग में नंबर 5th पे है कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म का मतलब होता है कि बचत करना, कंजर्व करना मतलब बचा के रखना। सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि while recording the business transactions we have to anticipate no profit। जब भी हम लोग बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को, सेल्स परचेज रिसिप्ट पेमेंट वेटेवर बिजनेस ट्रांजेक्शन हम लोग रिकॉर्ड करते हैं तो हमें ऐसा पूर्व अनुमान करना होता है कि वी हैव टू एंटिसिपेट नो प्रॉफिट। तो हम लोग ऐसा एक अनुमान लगाते हैं कि हमको कोई प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन बट प्रोवाइड द बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। लेकिन हमको जो है ये केयर करना पड़ेगा कि कहीं पे कोई लॉस ना हो जाए। भले ही प्रॉफिट नहीं हो, ठीक है, लेकिन हमको कोई लॉस नहीं होना चाहिए। फिर आगे लिखा हुआ है कि इट इंकरेजेस द सर्टेन सीक्रेट रिजर्व्स बाय मेकिंग एक्सेस प्रोविजन टू प्रिवेंट लॉसेस। अगर जो आपने एंटिसिपेट किया है कि हमको भले ही प्रॉफिट ना हो लेकिन लॉस ना हो, प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, ठीक है, बट लॉस भी नहीं होना चाहिए, तो इस चीज के लिए हमको क्या करना चाहिए, एक सीक्रेट रिजर्व रखना चाहिए, ठीक है। बाय मेकिंग एक्सेस प्रोविजन टू प्रिवेंट लॉसेस, एक एक्सेस प्रोविजन हमको करना चाहिए लॉसेस से बचने के लिए। जैसे आप कभी भी कहीं पे भी होटल में खाना खाने जाते हैं तो आप पहले से पॉकेट चेक कर लेते हैं कि आपके पास कितना पैसा है, तो जितना पैसा है उसी के हिसाब से आप खाना मंगाते हो, है ना, ताकि आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम ना हो बाद में कि भाई पैसा नहीं और आपने ज़्यादा खाना खा लिया, ठीक है। तो वैसे ही जो है बिजनेस के अंदर भी जो है सर्टन सीक्रेट रिजर्व रखना चाहिए बाय मेकिंग एक्सेस प्रोविजन टू प्रिवेंट लॉसेस। अगर जो कोई भी कहीं पे भी कोई लॉस आ भी जाता है तो आपने एक्सेस प्रोविजन करके रखा है रिजर्व्स का, तो उससे वो जो है लॉसेस आपका जो है मिनिमाइज हो जाएगा या फिर नहीं भी आएगा। द इनकम स्टेटमेंट में शो लोअर इनकम, इनकम स्टेटमेंट जो है वो दिखा सकता है कम से कम इनकम, लोअर इनकम दिखा सकता है। एंड द बैलेंस शीट ओवर स्टेट द लाइबिलिटी, और जो बैलेंस शीट है वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइबिलिटी भी दिखा सकती है। एंड अंडरस्टेट द एसेट्स, एंड अंडरस्टेट द एसेट्स, और एसेट्स जो है कम से कम दिखेगा। द पॉलिसी ऑफ रिकॉर्डिंग इज, ये जो पॉलिसी है, दिस पॉलिसी ऑफ रिकॉर्डिंग इज आस्किंग द अकाउंटेंट टू प्ले सेफ वाइल राइटिंग द अकाउंट्स। तो कंजर्वेटिज्म में हम लोग ने ये मेनली आपको ये बताया गया है कि भले ही आपको प्रॉफिट नहीं हो, इट्स ओके, लेकिन प्रॉफिट नहीं होगा इसका ये मतलब नहीं कि आपके बिजनेस में क्या हो, लॉसेस आ जाए। तो उस लॉसेस से बचने के लिए हमको क्या करना चाहिए, एक सीक्रेट रिजर्व करना चाहिए, ठीक है। सीक्रेट रिजर्व करेंगे तो आपको जो है जो भी लॉसेस आने वाला भी होगा
तो आपको लॉसेस रिफ्लेक्ट नहीं होगा, मतलब कि वो लॉसेस से आप बच जाओगे। तो दैट इज द कंजर्वेटिज्म। ठीक है, तो आगे जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और आगे हम लोग लेक्चर देखेंगे तो ये सारे पॉइंट्स आपको आएंगे, तो और भी अच्छी तरह से आप लोग इसके बारे में समझोगे। देन नेक्स्ट वन इज गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न का मतलब क्या होता है, जैसे कि रनिंग कंसर्न। रनिंग कंसर्न, गोइंग कंसर्न, इसका मतलब क्या हो गया कि जो अभी बंद नहीं हुआ है, अभी वो कंटिन्यू चल रहा है। तो जो बिजनेस क्लोज नहीं हुआ है, वो कंटिन्यू चल रहा है, उसको बोलते हैं गोइंग कंसर्न। ठीक है, सो इट इज द बेसिक एजम्पशन that business is going concern and will continue its operation for future. So ऐसा कहा जाता है, ऐसा एक बेसिक एजम्पशन होता है कि बिजनेस जो है वो गोइंग कंसर्न है, मतलब वो रनिंग बिजनेस है, एंड विल कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन, और वो अपनी एक्टिविटी को कंटिन्यू करेगा फ्यूचर के लिए भी। ठीक है, सो इसका मतलब ये हुआ कि बिजनेस जो है कंटिन्यू रहेगा लाइफ लॉन्ग। जैसे कि आप लोग, कैसे आप लोग स्टूडेंट हो तो आप लोग 5 साल 6 साल और पढ़ाई करोगे, उसके बाद आपका एजुकेशन लाइफ खत्म हो जाएगा। तो ऐसा बिजनेस में नहीं होता है, बिजनेस ऑलवेज गोइंग कंसर्न होता है। ठीक है, गोइंग कंसर्न बोले तो आज जो है प्रो एक मिस्टर एक्स बिजनेस संभाल रहा है, कल जो है मिस्टर एक्स के जो सन होगा वो संभालेगा, फिर उसके बाद उसका सन, फिर उसके बाद उसका सन। ठीक है, जैसे जो है रिलायंस में देखा आपने, ठीक है, बिरला ग्रुप एंड कंपनीज में देखा। ठीक है, तो ये सब में ऐसे ही होता है। ठीक है, मतलब कि एक के बाद एक नेक्स्ट पीढ़ी उसको संभालती है, तो इसको गोइंग कंसर्न बोलते हैं। सो इसमें बेसिक एजम्पशन आपने देखा कि ऑपरेशंस जो है वो कंटिन्यू रहेगा फॉर फ्यूचर के लिए। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट इन्फ्लुएंस, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट जो होता है वो प्रभावित करता है अकाउंटिंग प्रैक्टिस को इन रिलेशन टू वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। अगर जो गोइंग कंसर्न है, मतलब उसका बिजनेस कंटिन्यू है, तो उस कंपनी का जो एसेट्स का जो वैल्यूएशन होगा वो कम ज़्यादा होते रहेगा, एंड लाइबिलिटीज भी कम ज़्यादा होगी, डेप्रिसिएशंस भी आएंगे उसके अंदर, डेप्रिसिएशन ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स वो भी इंक्रीज हो डिक्रीज होगा। ट्रीटमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग, ट्रीटमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग बोले तो किसी को आपने माल उधारी पे दिया है, दैट इज द आउटस्टैंडिंग। किसी से माल आपने उधारी पे लिया है, दैट इज द आउटस्टैंडिंग। तो उसका ट्रीटमेंट अलग अलग प्रकार का होगा। ठीक है, वो ट्रीटमेंट क्या होगा वो भी हम लोग आगे देखने वाले हैं। एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस बोले तो आपने ऐसे एक्सपेंसेस जो एडवांस में पे करके रखा हुआ है। एंड अक्रूड एंड अनअर्न्ड रेवेन्यूज, अक्रूड मतलब कि एक ऐसा रेवेन्यू जो आपने अक्रूड तो हो गया है बट अभी ड्यू नहीं हुआ है। एंड अनअर्न्ड रेवेन्यू, अनअर्न्ड रेवेन्यू का मतलब होता है कि ऐसा रेवेन्यू जो आपने अर्न अभी तक नहीं किया है। तो गोइंग कंसर्न का मतलब ये होता है कि एक रनिंग बिजनेस है, और उस रनिंग बिजनेस के अंदर जितने भी ऑपरेशन है, जितने भी एक्टिविटीज है बिजनेस ट्रांजेक्शन के, वो सब फ्यूचर में होते रहेंगे। ठीक है, तो उसी को हम लोग गोइंग कंसर्न बोलते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, एसेट्स आर जनरली वैल्यूड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट, एनी इंक्रीज और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स इन द शॉर्ट पीरियड इज इग्नोर्ड। मतलब अगर जो एक बिजनेस रनिंग में है, तो उसने जो भी एसेट्स खरीदी किया था, जो भी रेट, जो भी पैसा दे के, वो एसेट्स की वैल्यू बाद में क्या होगी, या तो इंक्रीज हो जाएगी या तो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इंक्रीज क्यों हो जाएगी, अगर जो है शॉर्टेज हो गया मार्केट में उस पर्टिकुलर एसेट्स का, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, दैट इज द इंक्रीज इन एसेट्स। ठीक है, और डिक्रीज क्यों हो जाएगी, आपका एसेट्स टूट गया या फिर खराब हो गया, तो उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। सो गोइंग कंसर्न बोले तो एक रनिंग बिजनेस। ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट है। हाँ, सो दैट इज द गोइंग कंसर्न। कोई कंपनी में स्ट्राइक हो गया तो कंपनी बंद हो गई, तो गोइंग कंसर्न में नहीं आती वो कंपनी। ठीक है, देन नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रियलाइजेशंस। रियलाइजेशंस के बारे में पढ़ते हैं अभी हम लोग। इनकम इज रिकॉर्डेड ओनली व्हेन इट इज रियलाइज्ड। इनकम को हम लोग कब रिकॉर्ड करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, जब वो रियलाइज्ड होगी, दैट इज आइदर इट इज रिसीव्ड और अर्न। ठीक है, इसका मतलब क्या, रियलाइज का मतलब क्या होता है कि हम इनकम को बुक्स में कब रिकॉर्ड करेंगे, या तो वो पैसा हमको मिल चुका है इनकम का, या फिर हमने उस पैसे को कमा लिया है। ठीक है, जैसे मैंने कोई मार्केट में
कुछ प्रोडक्ट को बेचा बट उसका मुझे पैसा नहीं मिला, लेकिन मैंने माल बेच दिया है तो मैंने अर्न कर लिया है, ठीक है। तो इसको रियलाइजेशन बोलते हैं, और जब पैसा मिलेगा तब मिलेगा, ठीक है। सो रिसीव्ड और अर्नड, इसका मतलब ये हो गया। रेवेन्यूज आर रिकॉर्डेड ओनली व्हेन सेल आर अफेक्टेड और द सर्विस आर रेंडर्ड। रेवेन्यू कभी रिकॉर्ड किया जाता है बुक्स में जब हम लोग प्रोडक्ट को सेल करते हैं। सेल आर अफेक्टेड, जब सेल हो जाता है तो, ठीक है, प्रोडक्ट सेल हो जाता है यानी कि इनवॉइस बन जाता है और प्रोडक्ट बिक गया। या फिर सर्विस आर रेंडर्ड, या फिर जब हम लोग रेवेन्यू को कब रिकॉर्ड करेंगे, जब सर्विस हमने प्रोवाइड कर दिया है कस्टमर को, ठीक है, तब जो है उसको हम लोग रेवेन्यू मान के चलेंगे। जैसे आप होटल में जाते हो तो होटल वाले ने आपको जो है कुछ तो प्रोडक्ट, कुछ तो खाना वगैरह कुछ भी आपको सर्विस दिया, तो उसका मीटर डाउन हो जाता है, मतलब मीटर उसका चालू हो जाता है। सो जो है भले ही आपने जो है खाना खाने के पहले उसको पैसा नहीं दिया है, बट आपने ऑर्डर प्लेस किया, मतलब अब आपका बिल बनेगा, ठीक है। सो ये हो गया रेवेन्यू। सेल्स रेवेन्यू आर, जो सेल्स रेवेन्यूज होते हैं, आर कंसिडर्ड एज रिकॉग्नाइज्ड when sale are affected during the accounting period irrespective of the fact whether cash is received or not। अच्छा, रियलाइजेशन का मतलब यहाँ पे देखो आपको बता रहा है कि सेल्स रेवेन्यू जो होता है उसको कंसिडर किया जाता है एज रिकॉग्नाइज्ड, और उसको मान्य किया जाता है कब, जब सेल्स जो है अफेक्टेड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड आपको मालूम है 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को बंद हो जाता है, ठीक है, क्लोज हो जाता है। तो इस बीच में अगर जो आपने कोई भी प्रोडक्ट या फिर कोई भी सर्विस आपने बेचा, ठीक है, या प्रोवाइड किया सर्विस आपने, तो उसे हम लोग जो है क्या कंसिडर करेंगे, सेल्स रेवेन्यू कंसिडर करेंगे, ठीक है। इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट्स वेदर कैश इज रिसीव्ड और नॉट, भले ही जो आपने सर्विस प्रोवाइड किया है कस्टमर को उसका पैसा आपको मिले, या फिर जो आपने कस्टमर को गुड सेल किया है उसका पैसा आपको मिले या ना मिले, ठीक है। बट आपने एक बार सर्विस बेच दिया कस्टमर को, एक बार आपने प्रोडक्ट बेच दिया और बिल बन गया, इनवॉइस बन चुका है, तो उसको हम लोग सेल्स रेवेन्यू कंसीडर करेंगे। दैट इज द रियलाइजेशन। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है छोटा सा। अ कंपनी गेट्स एन ऑर्डर फॉर सेल ऑफ गुड्स ₹1 लाख इन मई 2017। देखिए यहाँ पे डेट पे ध्यान दीजिए, मई 2017 में 1 लाख का हमको सेल्स ऑर्डर मिला। अच्छा, अभी सेल्स ऑर्डर मिला इसका मतलब क्या, आपने प्रोडक्ट जो है मई 2017 को बेच दिया क्या, नहीं, अभी तो आपको खाली ऑर्डर मिला हुआ है। गुड्स ऑफ ओनली ₹60,000 आर सोल्ड। 1 लाख का ऑर्डर मिला था लेकिन आपने उसमें से क्या किया, 60,000 का गुड्स सोल्ड कर दिया एंड डिलीवर्ड इन जून 2017, और उसको इनवाइस बना के आपने कस्टमर को डिलीवर्ड भी कर दिया, कस्टमर के पास भेज भी दिया, ठीक है। कभी भेजा आपने, जून 2017 में। कैश इज रिसीव्ड रुपीज, कैश रिसीव्ड फॉर 60,000 सितंबर 2017 में, और जून में आपने उसको बेचा और सितंबर 2017 में उसका पैसा भी आ गया, ठीक है, 60,000 रुपया। एज पर द प्रिंसिपल ऑफ रियलाइजेशन, अभी जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का प्रिंसिपल है रियलाइजेशन का, सेल इज टू बी रिकॉर्डेड इन जून 2017 में। सेल हम लोग कभी रिकॉर्ड करेंगे, जून 2017 में, ठीक है। सेल का डेट क्या होगा, रेवेन्यू रिकॉर्ड करने का डेट जो होगा जून 2017 होगा। क्यों, क्योंकि हमने ऊपर सीखा, यहाँ पे हमने सीखा कि जो है जब तक आपका गुड सेल नहीं हो जाता है, जब तक आपका रेवेन्यू अर्न नहीं हो जाता है, तब तक आप उसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बरोबर ना। भले ही आपको मई में जो है कुछ भी ऑर्डर मिले, ओके। सो मैंने सेल कभी किया, जून 2017 में, ठीक है। जैसे ही मैंने सेल किया जून 2017 में, इमीडिएटली मेरा जो रेवेन्यू है वो मेरा ड्यू हो चुका है। सो इसको हम लोग बोलेंगे रियलाइजेशन, ठीक है। सो दैट इज द रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट्स। ओके फ्रेंड्स, सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम देखेंगे अक्रूवल के बारे में। अक्रूवल का मतलब हम लोगों ने जब अकाउंट बेसिस ऑफ अकाउंटिंग देखा था तो हम लोगों ने वहाँ पे कुछ 3 मेथड देखे थे। एक था अक्रूवल मेथड, एक था कैश बेसिस और एक था मिक्स, ठीक है, दैट इज अ मर्केंटाइल। सो अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि इनकम इज रिसीव्ड व्हेन इट अकर्स अर्नड। इनकम कब रिकॉर्ड किया जाना चाहिए बुक्स में, जब वो अर्न कर लिया जाए। अर्न कर लिया जाए बोले तो जब वो ड्यू हो जाता है,
मतलब ड्यू कभी होगा जब आपने कोई प्रोडक्ट बेचा सामने वाले कस्टमर को, तो आपका इनकम जो है सामने वाले पर्सन से लेने का बनता है उससे पैसा, ठीक है, भले वो पैसा मिले या नहीं मिले अभी, बट आपने बेच दिया मतलब आपने इनकम, आपका इनकम जो है वो अर्नड हो चुका है, ठीक है। एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे अकर्स, और एक्सपेंसेस कभी रिकॉर्ड किया जाएगा जब वो पेएबल होगा, बिकम पेएबल। पेएबल का मतलब क्या होगा, जैसे कि आप लोग ने बिजनेस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो है आप एक दिन यूज करो, 2 दिन यूज करो, कितना भी दिन यूज करो, जब आप इलेक्ट्रिसिटी जैसे यूज करोगे इमीडिएटली वो पैसा जो है आपका क्या होगा, ड्यू हो जाएगा, पेबल हो जाएगा। सो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि एक्सपेंसेस क्या है, रिकॉर्डेड, वो रिकॉर्ड किया जाएगा जब वो अकर होगा, मतलब कि वो पेबल होगा, ठीक है। अगर जो आपने इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं की है, दैट मीन्स आपका इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेबल है क्या, नहीं है, ठीक है, तो उसको आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे। All expenses and revenues are related to the accounting period are to be recorded irrespective of the fact the revenue are received in cash or not, or expenses are paid in cash or not। मतलब स्टूडेंट्स आप लोग बहुत ही ध्यान से सुनिए, अक्रूवल का मतलब क्या होता है कि अगर जो आपने कोई भी प्रोडक्ट सामने वाले को बेचा, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो कस्टमर को आपने प्रोडक्ट बेचा है उससे आपको पैसा लेने का निकलता है, ठीक है, भले वो पैसा आपको ऑन द स्पॉट दे या नहीं दे, तो उसको हम लोग बोलेंगे अक्रूवल, उसको हम लोग अक्रूवल बेसिस का अकाउंटिंग कहते हैं, ठीक है। सो ऑल एक्सपेंसेस रेवेन्यूज रिलेटेड टू अकाउंटिंग पीरियड आर टू बी कंसिडर्ड irrespective of the fact the revenues are received in cash or not, or expenses are paid in cash or not, ठीक है। और ठीक इसी तरीके से जो एक्सपेंसेस होता है वो अगर जो ड्यू हो जाता है, ड्यू हो जाता है मतलब बोले तो आपने जैसे इलेक्ट्रिसिटी आपने यूज़ किया अपने ऑफिस में के लिए या फैक्ट्री के लिए, तो जो है आपने इलेक्ट्रिसिटी यूज़ किया मतलब आपको पैसा पे करना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को, ठीक है, बट जब बिल आएगा तभी आप वो पे करेंगे, लेकिन आपने इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर लिया मतलब आपको पैसा पे करना ही है, ओके। सो इसको भी हम लोग जो है अक्रूवल कॉन्सेप्ट में इसको भी हम लोग कंसीडर करेंगे, मतलब कि ड्यू बट नॉट पेड, ओके, एक्सपेंसेस के लिए। और इनकम के लिए क्या होगा कि इनकम इज ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। सो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि एक कंपनी ने इन्वेस्ट किया 1 लाख रुपया विथ अ बैंक, एक बैंक के साथ, फॉर 1 ईयर, 12 महीने के लिए। ऑन 1 अक्टूबर 2015 बैंक हैज़ टू पे इंटरेस्ट एट 10% पर एनम ऑन इट्स मैच्योरिटी, और ये 1 लाख रुपया बैंक उसको जो है 12 महीने के बाद देगी, दैट इज 30 सितंबर 2016 का, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बात और ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स आपको कि यहाँ पे जो है वो सेम अकाउंटिंग पीरियड का रहना भी चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा भी है कि ऑल एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज आर रिलेटेड टू अकाउंटिंग पीरियड, मतलब कि ये जो भी खर्चा आप रिकॉर्ड करेंगे, जो भी रेवेन्यू आप रिकॉर्ड करेंगे, एक्सपेंसेस आप रिकॉर्ड करेंगे, वो सेम अकाउंटिंग पीरियड के बीच में आना चाहिए। सेम अकाउंटिंग पीरियड में आया है तो आप रिकॉर्ड करेंगे, चाहे वो रिसीव्ड हो या नहीं रिसीव्ड हो, ठीक है। सो यहाँ पे जो है 1 लाख रुपीज़ जो है आपने इन्वेस्ट किया है, तो ये डेट के हिसाब से जो भी पीरियड जो है, जितना भी मंथ अकाउंटिंग फाइनेंशियल पीरियड में आएगा उसके हिसाब से हम लोग 10% का इंटरेस्ट कैलकुलेट करके जो है इंटरेस्ट की इनकम को रिकॉर्ड करेंगे, ओके स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आपने जो है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स देखा आपने। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कॉमर्स लीजेंड चैनल, और कमेंट सेक्शंस में आप लोग अपने कमेंट्स लिखिए कैसे आपको लगा ये वीडियोस, और प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फॉरवर्ड कीजिए आपके फ्रेंड सर्कल्स में, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। सो नेक्स्ट लेक्चर में बाकी के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम लोग कवर करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।